जय श्याम एवरीवन, मैं हूं काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। तो यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू राइट द पेपर इन बीएमएस फर्स्ट ईयर। देखो, आपने अगर पढ़ाई की है तो आप अच्छे से पास हो ही जाओगे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैसे भी अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा होता ना, फिर भी टीचर्स आपको मार्क्स देते ही देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान रखते हो तो वो ध्यान रख करके आप अपने मार्क्स को और बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी भी ट्रिक्स ऐसे काम आती हैं जहाँ पर आपको अगर आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है बीएमएस फर्स्ट ईयर के, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है, कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसमें मैंने मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए हैं। तो वो फर्स्ट ईयर वाले जिनका भी यूटी एग्जाम होने वाला है वो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि पेपर कैसे लिखना है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कुछ पेजेस की जो कॉपी मिलती है, अभी मुझे याद नहीं है, शायद 38 या 39 पेजेस होते हैं, या 41 42 जो भी पेजेस होते हैं, वही फिक्स आपको कॉपी मिलती है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई सप्लीमेंट नहीं मिलता आपको, ठीक है। इसीलिए ये माइंड मेकअप करके चलो कि जितना कॉपी मिलेगी आपको उतने में ही आपको लिखना है। और सही बताऊं तो वो पेजेस सफिशिएंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक ये सोच करके चलते हैं कि जो कायदा होता है पेपर लिखने का वो ये होता है कि आपको एसएक्यू के लिए 2 से ढाई पेज के आंसर लिखने होते हैं, और एलएक्यू के लिए आपको मैक्स टू मैक्स आप 4 पेज भी लिखोगे तो भी आपको एलएक्यू में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है। कभी कभी कोई एलएक्यू ऐसा होता है कि हमें बहुत अच्छे से आ रहा होता है, ठीक है, तो हम उसमें 7 8 10 पेज भर सकते हैं। मतलब मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मुझे याद नहीं है कौन सा सब्जेक्ट था, बट एक सब्जेक्ट था जिसमें मैंने एक एलएक्यू 8 पेजेस का लिखा है। मतलब बाद में मुझे रियलाइज हुआ, यार मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है, मेरे पास पेजेस भी नहीं बचे हैं, और अभी मुझे 3 एलएक्यू लिखने बाकी हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो पेपर लिखना है ना, आप हमेशा वो सीक्वेंशियली ही लिखना। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया फिर जा रहे क्वेश्चन नंबर 4 करने, या पहले ये कर लिया फिर जा रहे वो करने, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा लिखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे एग्जामिनर, और फिर वो उतने अच्छे मार्क्स नहीं देते क्योंकि उनका मूड उतना फ्रेश नहीं रह जाता है, ठीक है। हमें जो कॉपी मिलती है उसमें कॉपी में सबसे आगे एमसीक्यू के लिए पेज प्रिंट होता है पूरा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेज से आपको अपना बाकी पेपर जो है वो एसएक्यू और एलक्यू का सेक्शन जो है वो आपको स्टार्ट करना होता है। देखो, क्वेश्चन पेपर देखते ही हमें पता चल जाता है कि हम किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिख सकते हैं, ठीक। कभी कभार बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो नहीं हो पाती है, वरना आपको पता होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो भी लिखो ना वो सीक्वेंशियली लिखो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि एलक्यू सारे पहले लिख लो फिर एसक्यू बाद में लिख लो, ठीक है। वो उतना ज्यादा रायता फैलाने जैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कर रहे हो क्या, पहले आपने एक एलक्यू लिख दिया फिर एक एसक्यू लिखा फिर एक एलक्यू फिर एसक्यू, ऐसे करके बहुत ज्यादा जंबल हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत बेकार लगता है। तो आपको क्या करना है कि एसक्यू ही लिखना है पहले। नहीं आता तो आप क्या करो कि एक एक उसके लिए आंसर्स के लिए ना पेज डिफाइन करते जाओ कि अच्छा इतने में मुझे एसक्यू लिखना है, पहले मुझे ये 8 एसक्यू लिखने हैं, फिर मुझे ये 4 एलक्यू लिखना है, ठीक है। तो जो नहीं आता उसके लिए आपको ये नहीं करना है, ये मत सोचना कि बाद में मैं पेज छोड़ दूंगी, नहीं, उसके लिए पहले इतने पेज छोड़ दो। जैसे कि एलक्यू है, अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए 4 पेज लिख सकते हो तो 4 पेज छोड़ करके जाओ, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कंटेंट कितना लिखना होता है आपको, तो एक एसएक्यू क्योंकि हमारा 5 मार्क्स का होता है, तो आपको एक एसएक्यू के लिए 2 पेज तो लिखना ही लिखना। मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, एक ये पेज और एक ये पेज, ठीक है। इस तरह से ये 2 तो मिनिमम लिखने हैं। और अगर आप एक एक 2 और ये एक 3 ऐसे करके एक एसएक्यू के लिए लिख लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हालांकि कंटेंट आपका इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। एलएक्यू के लिए अगर मैं बात करूं, यानी कि लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं, उसमें आपको मिनिमम इस तरह के आगे पीछे के मिला करके आपको 4 पेजेस लिखने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ही आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं क्योंकि वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। फिर मैं अगर बात करूं, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। कोई एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, वो क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ भी लिखो, कुछ भी, मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि मूवी के नाम लिख कर आओ, गाना लिख करके आओ, नहीं, उससे रिलेटेड एनीथिंग लिख करके आओ यार। क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये रूल है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का, कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, तो आपको 10 मार्क्स में से 1 मार्क वहाँ पर मिलेगा। इसलिए बात ध्यान रखना कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और उसके बाद मैं अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो आपको ना हर एक आंसर नए पेज से लिखना है। मतलब
अगर आपका कोई एसएक्यू आपने सिर्फ आधे पेज में ही लिखा ना, या फिर कोई एसएक्यू आपने पहले के 2 पेज में लिखा और उसका थोड़ा सा पार्ट सिर्फ 2-3 लाइन किसी दूसरे पेज पे आ रही है, तो आपको ये नहीं करना है कि नेक्स्ट आंसर आपको उसी के नीचे से लिखने स्टार्ट कर देना है, ठीक है? आपको हमेशा हर एक नया आंसर हर एक नए पेज से स्टार्ट करना है। जैसे कि क्या हुआ, मेरा एक एसएक्यू यहाँ तक आकर के खत्म हुआ, ठीक है? अभी यहाँ तक आकर के खत्म हुआ तो ये पूरा जो नीचे का पोर्शन है ये बाकी है, लेकिन फिर भी मुझे नया क्वेश्चन यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, मुझे नेक्स्ट वाले पेज से स्टार्ट करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जिसके बारे में मुझे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, मतलब बहुत सारे, ये शायद मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और वो ये है कि किस लैंग्वेज में पेपर लिखें। तो देखो, डजंट मैटर आप किस लैंग्वेज में पेपर लिखते हो, सच में एक आध मार्क्स का फर्क आता है, ठीक है? अगर इंग्लिश वाला हो सकता है कि 2 मार्क्स पा रहा है, तो हिंदी या मराठी वाले, ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, हिंदी या मराठी वाले 3-3.5 मार्क्स पा जाएंगे, बाकी इससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता। हाँ, एक होता है ना कि एक जो आपको एडवाइस दी जाती है, वो एडवाइस मेरी यही रहेगी कि हो सके तो आप हिंदी में या फिर मराठी में ही लिखो। क्योंकि ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप हिंदी या मराठी में लिखते हो ना, बेसिकली सबसे ज़्यादा मराठी, तो वो वहाँ के एग्जामिनर को चेक करना ईजी होता है, ठीक है? और हिंदी लिखते हो तो भी ईजी होता है। ये हमारे जो एनाटमी की जो टीचर थी, उन्होंने हमसे कहा था, आपकी जो कॉपीज जाती हैं वो थोड़े से ऐसे एरियाज़ की भी टीचर्स चेक करते हैं जिन्हें मराठी बहुत प्रॉपरली आती है, हिंदी भी आती है, लेकिन उनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हम लोग लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग क्या होती है, क्या पता कि हमने एक टाइम में लिखा और दूसरे टाइम हम खुद ही ना पढ़ पाएं कि हमने लिखा क्या है। इसलिए टीचर्स बोलते हैं कि इट इज़ बेटर कि आप इंग्लिश में ना लिखो, बट फिर भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इंग्लिश में पेपर लिखते आए हो अभी तक और आगे भी लिखना चाहते हो, ठीक है? ये पॉइंट देखने के बाद अब आप लोग को ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस लैंग्वेज में पेपर लिखना है, ठीक है? तो बिंदास लिखो, जिस लैंग्वेज में लिखना है लिखो, ठीक है? इवन महाराष्ट्र में 4 लैंग्वेज में पेपर लिखना अलाउड है। आप संस्कृत में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, संस्कृत में लिख सकते हो। संस्कृत बहुत रेयर होती है, कोई लिखता नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, खिचड़ी मत कर देना कि आधा हिंदी में, मतलब एक ही आंसर में आपने इंग्लिश भी लिखी हुई है, हिंदी भी लिखी हुई है, मराठी भी लिखी हुई है, ठीक है? वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एग्जामिनर का दिमाग फिर जाएंगे और वो आपको मार्क्स नहीं देने वाले कुछ भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या करना है कि आपको कोई आंसर बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको यूनिवर्सिटी में पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखने हैं। कोई आप एलक्यू लिख रहे हो, ठीक है? और लगातार आप एक ही पूरा भर के आधा पेज का पैराग्राफ लिखते चले जा रहे हो, नहीं। आपके एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ करके आपका पैराग्राफ देखें, ठीक है? तो जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो, ठीक है? कोई भी आंसर लिख रहे हो उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है? पहला पॉइंट आपने 1 या 2 लाइन में लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ करके दूसरा पॉइंट फिर 1-2 लाइन में या 3 लाइन में लिख दिया। इस तरह से आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है? जितना हो सके फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो, क्योंकि कभी-कभी हमारे पास टाइम नहीं बचता है। जैसे कि मान लो एलक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अधारणीय वेग सारे बताइए, उसके लक्षण बताइए उसको धारण करने के, और फिर उसकी चिकित्सा। मतलब ये पूरा एलक्यू आ गया है तो आप कितना-कितना लिखते बैठोगे? तो ऐसे केसेस में आपके लिए सबसे बेटर होता है फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है? कम टाइम में हो जाता है, सारा कंटेंट भी आ जाता है। वहाँ आपको ये नहीं सोचना है यार एलक्यू तो 10 नंबर का है, मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट बनाया तो चलेगा क्या? कुछ नहीं तो आपको कम से कम 7 से 8 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे उस पर। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे बेटर होता है फ्लो चार्ट बनाना। मैं एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, डायग्राम्स जरूर बनाओ। और जितना ज़्यादा आप कोई चीज़ डायग्रामेटिकली दिखा सकते हो, एनाटॉमी में तो ये है ही इंपॉर्टेंट कि वहाँ तो आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। और यार आयुर्वेदा में आए हो तो श्लोक लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको तो आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है? लेकिन मान लो कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपको एग्जैक्ट उसका श्लोक नहीं पता, लेकिन उससे रिलेटेड अगर किसी चीज़ का श्लोक पता है तो वो तो आप लिख सकते हो ना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आया, एसईक्यू आया कि आप मूत्र वेग धारण के लक्षण और चिकित्सा लिखो, तो आप उस आंसर को शुरू कैसे करोगे? आप जो वेग धारण चैप्टर का, चरक हो या फिर अपने अष्टांग हृदय में हो, दोनों में से किसी भी चैप्टर का आपको जिसका भी श्लोक याद हो, सबसे पहला श्लोक जो है जिसमें उन्होंने सारे 13 अधारणीय वेगों का वर्णन किया है, वो श्लोक अगर आपको याद है ना, तो वहां पर वो श्लोक लिख दो। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब भी आप किसी आंसर को लिखना शुरू करो ना, ये मैं एक तरीका बता रही हूँ, नए पेज से स्टार्ट करो। सबसे पहले पेज में ऊपर सेंटर में डालो क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग, फॉर एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक लाइन छोड़ो, फिर एक लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन से फिर लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? और जितना हो सके हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी स्टार्टिंग एक संस्कृत श्लोक से करो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी श्लोक आपको पता है उस श्लोक से उस आंसर की स्टार्टिंग करो, ठीक? मैं कितना भी कह लूँ कि अच्छा कंटेंट लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, बट 80% रियलिटी ये होती है कि आपको पेपर भरने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो बैठ करके आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि आपने कितना लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसलिए पेपर भरना तो आपको पड़ेगा। मेरी ये प्रॉब्लम रही,
मुझे ये फर्स्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में समझ में आया कि मुझे पेपर भरना नहीं आता। मुझे जितना आता है मैं उतना ही लिख सकती हूँ, मैं फालतू की चीज़ें नहीं भर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं है ये क्वालिटी तो अपने में डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके बारे में जितना भी आप लिख सकते हो वो लिखो। एक बार फ्लो चार्ट बना दो, एक बार क्या करो पॉइंट वाइज़ लिख करके बता दो, ठीक है? डायग्रामेटिकली बता सकते हो तो वो भी बता दो, मतलब एक एलएक्यू में ये 3-3 चीज़ें कर दो। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि आप कंटेंट बढ़ा सकते हो अपना। जब भले ही क्वेश्चन में उतना कंटेंट नहीं है लेकिन एलएक्यू है तो अभी आप क्या कर सकते हो? लाइक लास्ट ईयर हमारा जब यूटी था तो हमारे एनाटॉमी में क्वेश्चन आया था ब्रेकियल प्लेक्सस एलएक्यू में। ब्रेकियल प्लेक्सस एलएक्यू में कितना ही लिख देंगे। फिर भी ये सारे तरीके हैं जो मैंने बताया कि आप किस तरह से आंसर्स को बढ़ा-बढ़ा के लिख सकते हो। आपको एग्ज़ाम में ब्लैक पेन ही यूज़ करनी होती है, इसलिए मैं अभी सजेस्ट करूँगी कि अभी जो हमारे जो फर्स्ट ईयर के जो नए जूनियर्स हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होता है, तो आप लोग भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक पेन से लिखने की आदत डालो। क्योंकि यूटी में हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लैक पेन ही अलाउड होती है और किसी भी कलर की ब्लू, रेड, ग्रीन कुछ भी पेन अलाउड नहीं होती है। एंड लास्ट में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता कर के ये वीडियो को ख़त्म करते हैं और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम कंफर्म नहीं है कि किस मंथ में होगा, आपके मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, कब होगा कुछ नहीं पता। तो जितना है टाइम उसको यूज़ करो और उसमें सबसे बेटर अगर कोई चीज़ करने की है, वो ये है कि आप अपने लास्ट के 3 से 4 इयर्स के, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी 15-20 इयर्स के, नहीं, नहीं, नहीं। हमारा जो करंटली जो बैच चल रहा है मेरा और जो इमीडिएट जूनियर्स हैं, मेरे जो इमीडिएट सीनियर्स हैं उनका इन सबका से जो पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, तो वहाँ से चेंज हुआ है तो वो आगे तक चलेगा। तो उसके पहले के पैटर्न को फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ईयर के लिए आपके 2 पेपर्स आते हैं, एक विंटर का आता है और एक समर का आता है। तो उस तरह से अगर आप लास्ट के 3 इयर्स के भी पेपर्स को सॉल्व करते हो तो हर सब्जेक्ट के आपके पास 6-6 पेपर्स होंगे, ठीक है? तो उसमें से ही क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है? 5 साल के से ज़्यादा के पेपर्स प्लीज़ मत सॉल्व करना, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो और शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है? चलो बाय-बाय, टेक केयर।